प्यारे बच्चों, चैप्टर वाइज रिवीजन विद एमजे स्टार सर सीरीज के पहले एपिसोड में मैं आपका अपने एमजे सर सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के अपने इस पहले एपिसोड में मैं आपकी 12th क्लास की जूलॉजी का एक बेहद दिलचस्प चैप्टर आपके साथ लेकर जुड़ने जा रहा हूं, दैट इज इवोल्यूशन। और आपको पता है बच्चों, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए हर साल इस चैप्टर से नीट के अंदर 2 से 3 सवाल की रेंज बनती है। बच्चों, आपका समय बहुत कीमती है, तो आज के इस एपिसोड को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको 2-3 बातें बता देना चाहता हूं बच्चों। पहली चीज तो बेटा, आज मैं आपके साथ इस सिंगल चैप्टर से 25 क्वेश्चंस लेकर जुड़ने जा रहा हूं। आपको यकीन रखना होगा 25 के 25 क्वेश्चंस 100% एनसीईआरटी बेस्ड है बच्चों, 100% नीट ओरिएंटेड है। और एक और चीज समझिए बच्चों, हमारा इस एपिसोड में टारगेट ये नहीं है कि बस हम उन 25 क्वेश्चंस के आंसर टिक कर लें। बच्चों, हम इस एपिसोड में ये गोल लेकर चल रहे हैं कि 25 क्वेश्चंस के माध्यम से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बहुत ही कम समय में पूरा चैप्टर कैसे रिवाइज हो जाए, ये हमारा सोल पर्पस होना चाहिए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, स्पून फीडिंग से सिलेक्शन नहीं होगा, रैंक नहीं आएगी, या आप सभी बच्चे जानते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस एपिसोड के दौरान जब भी कोई क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों, सबसे पहले आप वीडियो को वहीं पर पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और एक बार जब आप अटेम्प्ट कर लें बच्चों, आपका आंसर आ जाए, उसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम करेंगे, फिर आप जो है मेरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और आंसर को मैच करेंगे। चलिए बच्चों, आपका समय बहुत कीमती है। लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड नंबर 1 बिलोंगिंग टू चैप्टर इवोल्यूशन। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, यहां पर मैंने आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं। आइए इन स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ते हैं बच्चों। पहला लिखा हुआ है, स्टेलर डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। बच्चों, आपको पता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बच्चों, स्टेलर डिस्टेंस का मतलब होता है सितारों से जो हमारी दूरी होती है। और आपको पता है बच्चों, तारे हमसे बहुत दूर होते हैं, तो तारों से जो हमारी दूरी होती है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है बच्चों, वो लाइट ईयर्स है। तो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट ए तो सही है। बच्चों, आपको एक और चीज मालूम है, सितारे हमसे बहुत दूर हैं बच्चों। तो आज अगर आपको आसमान में दूर कहीं कोई सितारा दिखता है ना बच्चों, तो आप उसके प्रेजेंट को नहीं देखते हो, आप उसके फ्यूचर को नहीं देखते हो। एक्चुअल में आप बच्चों डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से आप उसके भूतकाल में ताक-झाक कर रहे हो, आप उसके पास्ट में बच्चों पीप कर रहे हो। यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, व्हेन वी सी स्टार्स वी अपेरेंटली आर पीपिंग इनटू द फ्यूचर। बच्चों, इस शब्द की वजह से ये जो बी वाला स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। बच्चों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले वो समझ लीजिए। बच्चों, अगर आप ईमानदारी से टारगेट लेकर चल रहे हैं कि बायो में 360 आउट ऑफ 360 आप लाना चाहते हैं, तो सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना काफी नहीं है बच्चों, आपको एनसीईआरटी के शब्द पता होने चाहिए। और आज के इस एपिसोड में आपको ये पता चल जाएगा बच्चों, आप रियलाइज करेंगे कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई शब्द जो है उसी का खेल छुपा हुआ है। जैसे कि बच्चों एनसीईआरटी में पास्ट लिखा हुआ है, यहां पर मैंने फ्यूचर लिख दिया बच्चों, और इसी वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो चुका है। चलिए बच्चों, अब हम सी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक बात तो कंफर्म है बच्चों, ये जो ब्रह्मांड है ये बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। यूनिवर्स इज वास्ट, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। बच्चों, आप खुद सोचिए, यूनिवर्स के आगे अगर आप देखोगे तो धरती जो है वो सिर्फ एक बिंदु है। बच्चों, धरती के आगे ब्रह्मांड बिंदु थोड़ना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर मैंने क्या किया है, बस शब्द चेंज कर दिए हैं। बच्चों, मैंने यहां पर क्या लिखा है कि अर्थ के कंपैरिजन में अगर देखा जाए यूनिवर्स जो है क्या वो सिर्फ एक स्पेक है या बिंदु है? नहीं बच्चों, ब्रह्मांड के आगे अगर आप देखोगे तो धरती जो है वो महज एक बिंदु है। तो बच्चों, यहां पर बस शब्दों के उलटफेर की वजह से ये डी वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। बच्चों, एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट पूछा गया है। मैंने इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और हम देख पा रहे हैं बच्चों 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। तो एज पर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल कर आता है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर बच्चों मैंने आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आइए उनको पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है बच्चों, द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 3.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। बच्चों, इस स्टेटमेंट को देने के पीछे मेरा सिंपल लॉजिक ये है, पुरानी एनसीईआरटी में बच्चों यूनिवर्स का ओरिजिन जो है वो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड लिखा हुआ है। बच्चों, लेटेस्ट एनसीईआरटी के अंदर करेक्शन हो चुका है, 13.8 का फिगर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को देने के पीछे का टारगेट आपको समझ में आ रहा है, ताकि नॉलेज जो है वो हिंदुस्तान के सभी बच्चे तक पहुंच जाए। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यूनिवर्स जो है वो 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
और आपको पता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी अगर देखा जाए, यूनिवर्स बन चुका है 20 बिलियन ईयर्स अगो, और उसी यूनिवर्स में बच्चों 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारा सोलर सिस्टम बना है, इंक्लूडिंग प्लैनेट्स बने बच्चों। तो अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है, तो उसका फॉर्मेशन जो है बच्चों 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। यानी हम देख सकते हैं बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब बच्चों यहां पर एज पर ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है बच्चों थर्ड ऑप्शन, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, आप वीडियो को पॉज करते रहिएगा, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद बच्चों फिर आपको जो है सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है। चलिए बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों यहां पर फिर से मैंने आपके लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं। फिर कह रहा हूं कंसंट्रेशन पूरी रखनी है। 3 घंटे बच्चों जिंदगी और मौत का सवाल है आपके लिए, तो मेहनत से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ लाइफ। यहीं पर बच्चों गलत हो गया है। आपको पता है बच्चों, बिग बैंग थ्योरी हमें यूनिवर्स के ओरिजिन को समझाती है, अर्थ के ओरिजिन को समझाती है, लाइफ के ओरिजिन को नहीं समझाती। बच्चों आपको पता है लाइफ के ओरिजिन को समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज एनसीईआरटी में हैं बच्चों, जैसे कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है, ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी है। आपको पता है बच्चों, ये वो थ्योरीज हैं जो लाइफ के ओरिजिन को समझाने की कोशिश करती है, ना कि बिग बैंग थ्योरी। तो बच्चों पूरा का पूरा स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है, बस मैंने यहां पर यूनिवर्स की जगह यहां पर बच्चों मैंने लाइफ शब्द लिख दिया है, और उसकी वजह से स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं बच्चों। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन। पहले तो बच्चों आपको मिलियन को बिलियन में या बिलियन को मिलियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बच्चों 500 मिलियन यानी मैं कह सकता हूं 0.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो क्या लिखा हुआ मैंने, लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। नहीं बच्चों, आपको पता है यूनिवर्स तो बना था 20 बिलियन ईयर्स अगो। गलती ना हो जाए, यूनिवर्स तो बना है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। पर बच्चों आपको पता है जो लाइफ है वो अर्थ पर आई थी बच्चों 4 बिलियन ईयर्स अगो। यानी मैं कह सकता हूं यूनिवर्स के बनने के 0.5 बिलियन ईयर्स बाद नहीं बच्चों, अर्थ के बनने के 0.5 बिलियन ईयर्स बाद। बच्चों याद कीजिए, अर्थ कब बनी है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और अर्थ के बनने के बाद 0.5 बिलियन वर्ष बाद अगर आप देखोगे यानी कि 4 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट लाइफ अपीयर हुई है। तो बच्चों यहां फिर से यूनिवर्स शब्द की वजह से जो है ये सेकंड स्टेटमेंट भी जो है इनकरेक्ट हो जाता है। तो बच्चों एज पर ऑप्शन अगर हम देखें बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल कर आता है, दैट इज सेकंड ऑप्शन। बच्चों लास्ट तक जुड़े रहना है, 25 सवाल कहने को हैं, पर बहुत कम समय में पूरे चैप्टर को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां बच्चों मैंने आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम करके दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों मैं फिर दोहराता हूं, वही चीज, मेन एग्जाम में जाते समय एक रिजिड माइंडसेट के हिसाब से नहीं जाना है। जैसे बच्चों ने रट रखा होता है कि हाँ सर पहला ऑप्शन तो वही होता है ना कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। जैसे आप देखिए यहां पर ऑप्शंस मैंने बदल दिए बच्चों, जो आप फर्स्ट ऑप्शन मानकर चलते हैं वो यहां पर मेरा फोर्थ ऑप्शन है। तो मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, मेन एग्जाम में रिजिड माइंडसेट के साथ नहीं जाना है, वहां पर जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको अपना बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चलिए बच्चों असर्शन रीजन की तरफ मूव करते हैं। बच्चों मैंने असर्शन क्या लिखा है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म केम ऑन अर्थ। बच्चों आपको पता है बायोजेनेसिस की थ्योरी क्या कहती है, वो थ्योरी ये कहती है लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यानी बच्चों बायोजेनेसिस की थ्योरी सही कहती है, वो ये कहती है धरती पर जब भी कोई नया जीवन आता है वो पहले वाले जीवन से आता है, और इसी बात को केयरफुल डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था बच्चों, लुइस पास्चर ने। तो रीजन में जो स्टेटमेंट है बच्चों वो बिल्कुल सही है। लुइस पास्चर ने बच्चों, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन के साथ ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि लाइफ हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। यानी लुइस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट है मेरे बच्चों वो बायोजेनेसिस की थ्योरी को प्रूव करता है। पर बायोजेनेसिस की थ्योरी जो है बच्चों या फिर लुइस पास्चर ये थोड़ी ना बता पा रहे हैं कि पहला जीवन कैसा है। बच्चों बायोजेनेसिस हो
या उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ और लुइस पास्चर का स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, दोनों एक ही चीज कह रहे हैं कि लाइफ हमेशा लाइफ से ही आती है। पर बच्चों बायोजेनेसिस ये थोड़ी ना समझा पाई थी कि धरती पर पहली लाइफ कैसे आई है। तो बच्चों यहां पर एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। बच्चों रीजन जो है वो बायोजेनेसिस थ्योरी का प्रूफ है, पर वो रीजन जो है वो बायोजेनेसिस जो यहां पर पूछा गया है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है। तो बच्चों एज पर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज थर्ड ऑप्शन। चलिए बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चों यहां पर मैंने उन थ्योरीज टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर बस मैच द कॉलम क्वेश्चन बनाया। 100% एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है। आपको पता है बच्चों पेंसपर्मिया की जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि अगर हम देखें आउटर स्पेस में लाइफ के कुछ स्पोर्स होते हैं और वो सभी प्लैनेट्स पर इंक्लूडिंग अर्थ जो है ट्रांसफर हुए और उसी से जो है अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन हुआ बच्चों। तो पेंसपर्मिया को लेकर हम यहां पर लाइफ के स्पोर्स वाले पॉइंट को मैच करेंगे। बच्चों स्पॉन्टेनियस जनरेशन आपको पता है ये थ्योरी क्या कहती है कि लाइफ अपने आप आ जाती है और नॉन लिविंग चीजों से आ जाती है, जैसे कि डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर, जैसे कि स्ट्रॉ मड एटसेट्रा। तो बी वाले को बच्चों हम थर्ड के साथ जो है मैच करेंगे। और बेटा ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, वो क्या कहती है कि लाइफ जो है बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। बच्चों ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी में हमें फर्स्ट वर्ड को जो है याद रखना है। ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी क्या कहती है बच्चों कि धरती पर जो पहला जीवन आया होगा वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया होगा। बच्चों इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, और हमें पता है इस बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से पहले धरती पर क्या हुआ होगा बच्चों, केमिकल इवोल्यूशन। तो यहां पर बच्चों हम सी को जो है फर्स्ट के साथ मैच करेंगे। तो एज पर ऑप्शन ए जो है बच्चों वो सेकंड के साथ मैच हुआ, बी जो है वो थर्ड के साथ मैच हुआ और सी जो है वो फर्स्ट के साथ मैच हुआ। तो करेक्ट आंसर निकल कर आता है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर टिक नहीं करने हैं, 25 सवाल के माध्यम से पूरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें चैप्टर का क्विक रिवीजन भी करना है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों यहां पर मैंने स्टेनले मिलर के एक्सपेरिमेंट को लेकर जो है कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, आइए एक बार उनको चेक कर लेते हैं बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी हिंदुस्तान का हर एक बच्चा पढ़ रहा है, पर इंपॉर्टेंट वो है हमने शब्दों को ध्यान से पढ़ा नहीं पढ़ा। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको वही बारीकियां समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों आपको पता है स्टेनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया, सब बच्चों को पता है। ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी का जो केमिकल इवोल्यूशन है उसका जो है सब सबूत दिया, सबको पता है। आपको पता है बच्चों वो एक्सपेरिमेंट हुआ था 1953 में। पहला शब्द देखिए मैंने 1963 कर दिया ना बच्चों, तो इसी शब्द के इंटरचेंज की वजह से बच्चों यहां पर ए वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। आपको पता है बच्चों स्टेनले मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने बच्चों याद कीजिए मीथेन को लिया था, अमोनिया को लिया था, वाटर वेपर, और साथ में बच्चों जो है हाइड्रोजन को लिया था बच्चों S2 ना कि N2 को। तो बच्चों यहां पर इसकी वजह से जो है ये बी वाला गलत हो गया। आपको ये भी पता है बच्चों स्टेनले मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में अमाइनो एसिड्स को फॉर्म करके दिखाया था, पर टेम्परेचर याद कीजिए बच्चों 800 डिग्री सेल्सियस था ना कि 400। तो बच्चों इस वर्ड की वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और मैं आपको बता चुका बच्चों ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी के केमिकल इवोल्यूशन का एविडेंस था स्टेनले मिलर का एक्सपेरिमेंट, ना कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का। तो बच्चों यहां पर डी वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। अब देखिए मैंने आपसे ये पूछा है, आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली हमें ट्रू और फॉल्स जो है वो फाइंड करने हैं। हम देख पा रहे हैं बच्चों मेरे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेरी इस छेड़छाड़ के अकॉर्डिंग सभी जो स्टेटमेंट्स है वो फॉल्स निकल कर आ रहे हैं बच्चों। तो एस पर ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल कर आता है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते इन 25 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा बच्चों। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है। बच्चों यहां पर आपको पता है ये जो तीनों पॉइंट्स है बच्चों ये ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझाने वाली किस थ्योरी से रिलेटेड है, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। 100% एनसीईआरटी बच्चों, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दैट इज सेकंड ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन। बच्चों यहां पर मैंने अब चार्ल्स डार्विन को लेकर क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, 100% एनसीईआरटी है। आइए बच्चों हम जो है इन सभी स्टेटमेंट्स को वन बाय वन चेक करते हैं। बच्चों यहां पर मैंने लिखा है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग ए सी वॉयज इन ए सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल।
पहले तो आपको बच्चों HMS बीगल जो जहाज है उसकी फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, हिज मैजेस्टी शिप या फिर हर मैजेस्टी शिप। अब मैंने क्या लिखा है बच्चों, चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट existing life forms share similarity to varying degrees only among themselves। यहां गलत हो गया बच्चों। बेटा चार्ल्स डार्विन ने जिन ऑर्गेनिजम्स में स्टडी की थी बच्चों, जहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया था बच्चों, सिर्फ उनमें आपस में सिमिलरिटीज नहीं थी, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एग्जिस्ट हो चुके हैं उनके साथ भी वो सिमिलरिटी शो करते थे। यहां पर बच्चों फिर से मैंने शब्दों की उलटफेर की है, उसकी वजह से ए वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया। बच्चों एक बात तो कंफर्म है, लाइफ फॉर्म्स का जो इवोल्यूशन हुआ है वो बहुत ही धीरे धीरे हुआ है। इवोल्यूशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, होले होले हुआ है, ग्रेजुअल हुआ है। तो बेटा बी वाला एस्टेज एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है जो कि सही है। बच्चों याद कीजिए, डार्विन के अकॉर्डिंग अगर हम फिटनेस की बात करें तो फिटनेस का मतलब बच्चों यहां पर रिप्रोडक्टिव फिटनेस होता है, ना कि फिजिकल फिटनेस। एक शब्द चेंज किया बच्चों और सी वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। और हमें पता है बच्चों डार्विन ने इवोल्यूशन को समझाया था थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, तो डी वाला स्टेटमेंट एनसीईआरटी बिल्कुल सही है बच्चों। तो हम क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों लास्ट तक जुड़े रहिएगा, हर क्वेश्चन को पॉज कीजिए, सीधे वीडियो को देखना नहीं बच्चों, पॉज कीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए और फिर जो है आपको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं बच्चों। होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका ओरिजिन एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट या फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होता है, उनके फंक्शन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एनालॉगस ऑर्गन वो होते हैं बच्चों जिनके फंक्शन हमेशा सेम होते हैं पर उनका ओरिजिन और फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो अलग होना चाहिए। चलिए बच्चों अब यहां पर असर्शन रीजन पढ़ लेते हैं। बच्चों विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई आर एनालॉगस ऑर्गन, ये बिल्कुल सही है बच्चों। मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं बच्चों, एनालॉगस ऑर्गन के लिए सबसे पहले आप जो है फंक्शन चेक करेंगे कि फंक्शन सेम होना चाहिए। और हमें पता है बच्चों चाहे वो पक्षी के पंख हो चाहे वो तितली के पंख हो, पंख जो है बच्चों वो फ्लाइंग में हेल्प करेंगे, तो कंफर्म है बच्चों फंक्शन तो सेम हो गया। पर आपको पता है बच्चों इन दोनों का फंडामेंटल स्ट्रक्चर अलग होता है, इसीलिए तो ये एनालॉगस ऑर्गन है। और यही बात बच्चों रीजन में लिखी हुई है कि इनका ओरिजिन और फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, हालांकि इनका फंक्शन जो है वो सेम है। तो बच्चों रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो एज पर ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज फोर्थ ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों यहां पर मैंने जो क्वेश्चन फ्रेम किया है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी चल रही है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस यानी फॉसिल को लेकर जो हम इवोल्यूशन के एविडेंस की बात करते हैं उसको लेकर बच्चों मैंने यहां पर क्वेश्चन फ्रेम किया है। आइए इसको पढ़ते हैं। बच्चों मैंने क्या लिखा है, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन रॉक्स। आपको 100 में आ रहा है बच्चों, हार्ड पार्ट्स जो हैं वो हमें लाइफ फॉर्म के रॉक से मिलते हैं, ना कि सॉफ्ट पार्ट। बच्चों सॉफ्ट पार्ट तो समय के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिकम्पोज हो जाते हैं बच्चों, तो हार्ड पार्ट की जगह मैंने यहां पर सॉफ्ट वर्ड डाल दिया है, इसीलिए बच्चों ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। बच्चों सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। आपको पता है बच्चों सेडिमेंट्री रॉक्स में सेडिमेंट वाइज जो है लेयर्स का डिपोजिशन होता है, और जब कोई लेयर बन रही होती है उस समय अगर कोई ऑर्गेनिज्म उसमें एम्बेडेड हो जाता है तब जाकर हमें कई सालों के बाद वो फॉसिल मिलता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों जो उस सेडिमेंट की लाइफ होती है अप्रोक्सीमेटली वही लाइफ जो है उस फॉसिल की होती है। तभी तो आपको कंसेप्ट पता है बच्चों, किसी फॉसिल की एज कैलकुलेट करने के लिए हम उस रॉक की एज कैलकुलेट करते हैं जिसमें से हमें वो फॉसिल ऑब्टेन हुआ है। तो बच्चों सेकंड वाला बिल्कुल सही है। बच्चों थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो भी जो है बिल्कुल सही है। और आपको पता है बच्चों द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। बच्चों आप धरती की खुदाई करते जाएंगे, आप अर्थ क्रस्ट को पढ़ेंगे, यानी आप जियोलॉजी पढ़ोगे, तो जैसे जैसे आप जियोलॉजी को पढ़ोगे बच्चों उस जियोलॉजी में पाए जाने वाले फॉसिल्स की मदद से आप उस जियोलॉजिकल पीरियड की बायोलॉजी को स्टडी करते जाओगे। तो आप जियोलॉजी को पढ़ते जाओगे तो आप बायोलॉजी को पढ़ सकते हो। तो बच्चों डी वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो एज पर ऑप्शन अगर हम देखें बच्चों हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज फोर्थ ऑप्शन। ए वाला जो है वो फॉल्स है, बाकी बी सी और डी जो है वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। चलिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों मैं आपके लिए फिगर बेस्ड क्वेश्चन लेकर जुड़ने जा रहा हूं। यहां बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा फिगर देखकर आपको पता चल रहा है 100% एनसीईआरटी है।
बच्चों क्वेश्चंस को छोड़िए, पहले आप मुझे बताइए इनके क्या नॉमेनक्लेचर होने चाहिए। ए जो है बच्चों वो ट्राइसेराटॉप्स, बी जो है बच्चों वो स्टीगोसॉरस है। याद कीजिए ये वाला जो आपको दिख रहा है बच्चों ये टायरेनोसॉरस है, और इसके बारे में एनसीईआरटी में कुछ बातें लिखी हुई है वो आपको पता होनी चाहिए। और बेटा ये लंबी गर्दन वाला आपको मालूम है ये तो ब्रेकियोसॉरस है। याद कीजिए बच्चों ये क्रोकोडाइल हो गया। ये जो है फ्लाइंग रेप्टाइल टेरोनोडॉन हो चुका है। यहां पर आर्कियोप्टेरिक्स भी दिखा रखा है बच्चों, जो कनेक्टिंग लिंक है बर्ड और रेप्टाइल में। अब यहां तो मैंने पूछा है बच्चों आपको ए और बी को रेस्पेक्टिवली पहचानना है। बच्चों मैंने तो ए और बी लिखा है, एग्जाम में हो सकता है बी एंड ए हो जाए, तो हड़बड़ी में गलती नहीं होनी चाहिए। बच्चों हमें पता है ए जो है वो ट्राइसेराटॉप्स है, बी जो है वो स्टीगोसॉरस है, तो एस पर ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल कर आता है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। चलिए बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों ये भी 100% एनसीईआरटी। एक तो आपको पता है बच्चों नेचुरल सिलेक्शन जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, एक डायरेक्शनल होता है और एक डिसरप्टिव होता है। बच्चों अगर हम कंसेप्ट को रिवाइज करें, आपको पता है बच्चों मैं फिर कह रहा हूं वीडियो का टारगेट सिर्फ क्वेश्चन देकर आंसर बताना नहीं है। आपको जो है कंसेप्ट वाइज जो है बहुत ही कम समय में चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। बच्चों आपको पता है स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, जो एवरेज कैरेक्टर्स होते हैं एवरेज फिनोटाइप उनको सपोर्ट किया जाता है और दोनों एक्सट्रीम कैरेक्टर साथ में एलिमिनेट हो जाते हैं। बच्चों डायरेक्शनल में आपको पता है कोई एक एक्सट्रीम वाला जो है कैरेक्टर वो सेलेक्ट हो जाता है और एवरेज वाला और दूसरा एक्सट्रीम जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। जबकि डिसरप्टिव में बच्चों आप देख सकते हैं दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप जो है वो साइमल्टेनियसली सेलेक्ट हो जाते हैं और जो एवरेज वाला कैरेक्टर है वो जो है बच्चों एलिमिनेट हो जाता है। बच्चों यहां पर मैंने आपको एनसीईआरटी का स्टेटमेंट क्या लिखा है, इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ द एंड्स। बच्चों अगर हम सिर्फ एक एंड की बात करते तो वो डायरेक्शनल हो जाता, पर दोनों एंड पर अगर कैरेक्टर सेलेक्ट किए जा रहे हैं इसका मतलब बच्चों वो डिसरप्टिव है, जिसमें सिंगल पीक दो पीक में टूट जाती है। तो बच्चों यहां पर जो है वो डिसरप्टिव और वो अकॉर्डिंग टू फिगर सी वाला होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल कर आता है, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे। चलिए बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन देखते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी। आप देख पा रहे हैं बच्चों यहां पर थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया दिखाए गए और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। ये एग्जांपल तो हिंदुस्तान के हर बच्चे को याद है कि हाँ सर ये तो होमोलोगस ऑर्गन है जिनका ओरिजिन सेम है, पर उनका जो है साथ में बच्चों यहां पर फंक्शन अलग है। आपको पता है बच्चों बोगेनविलिया के कांटे उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जबकि कुकुरबिटा के टेंड्रिल उसको क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। और इस एपिसोड में मैं आपको पहले बता चुका हूं फंक्शन सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है, पर चूंकि दोनों का बच्चों ओरिजिन सेम है, दोनों का जो है वो ओरिजिन जो है वो सेम है, इसलिए ये होमोलोगस ऑर्गन है। और आपको पता है बच्चों होमोलोगस ऑर्गन आर द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर निकल कर आता है, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। चलिए बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बच्चों आपको पता है पहले तो कंसेप्ट समझिए, इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का क्या मतलब है। बच्चों एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, यानी बेटा समझिए अगर किसी इवोल्यूशन पर ह्यूमन का अनइंटेंशनल इफेक्ट देखने को मिले तो उसे कहा जाएगा बच्चों इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। और बच्चों आजकल जो हमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटीज डेवलप होते हुए दिख रही हैं, जो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटीज डेवलप होती हुई दिख रही हैं, और ऐसे माइक्रोब्स जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुके हैं बच्चों, इनका जो नेचुरल सिलेक्शन होता जा रहा है, इनका जो इवोल्यूशन है कहीं ना कहीं वो अनइंटेंशनली ही सही पर ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा इन्फ्लुएंस एक्टिविटी है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। फिर से बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चों अब मैं ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं, चलिए डिस्कस करते हैं। बच्चों यहां पर मैंने आपसे सबसे पहले तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछे रिगार्डिंग नियंडरथल मैन। बच्चों यहां पर जो लिखा हुआ है एसेंशियली एट फ्रूट, बच्चों ये नियंडरथल के लिए स्टेटमेंट सही नहीं है। बेटा एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लिए लिखा हुआ है। चलिए बच्चों अगर मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, बेटा होमो शब्द अगर नाम के आगे आ गया यानी होमो हैबिलिस, याद कीजिए फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग जो है वो होमो हैबिलिस, तो होमो हैबिलिस से लेकर लास्ट तक बच्चों होमो सेपियंस सेपियंस ये सारे के सारे बच्चों ओमनीवोरस हैं, यानी कि हर्बीवोर प्लस कार्निवोर। तो ध्यान रखेंगे बच्चों निएंडरथल ने एसेंशियली फ्रूट खाया हो ये जरूरी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों। बाकी अगर हम देखें सेकंड वाला निएंडरथल मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी बच्चों वो 1400 सीसी, ये बिल्कुल सही है।
उन्होंने बच्चों एनिमल की स्किन हाइड्स को यूज किया अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये भी सही है। पर मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, शब्दों का ही तो खेल है बेटा। नियंडरथल मैन जो है वो 1 लाख से 40,000 साल पहले वो बेटा जो है ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहे होंगे, ना कि अफ्रीका में। तो बच्चों इस एक वर्ड की वजह से ये वाला भी जो है नियंडरथल के लिए गलत कंसिडर होगा। यहां बच्चों मैंने आपने आपसे करेक्ट पूछे हैं, तो एस पर ऑप्शन आप देख पा रहे हैं बी और डी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट निकल कर आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज फोर्थ ऑप्शन। बच्चों आप विश्वास मानिए 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। बच्चों ने डिमांड किया था सर चैप्टर वाइज जो है रिवीजन लेकर हमारे साथ जुड़िए, तो मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं बच्चों। आप भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे और प्रॉमिस कीजिए हिंदुस्तान के हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। जो भी नीट को लेकर अपना टारगेट बनाकर बैठा है, हर बच्चे को एमजे सर के इस वीडियो से बेनिफिट होना चाहिए। कोई इधर उधर की बात नहीं, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं 100% एनसीईआरटी। चलिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी में पेज नंबर 118 पर बच्चों, आपके लेटेस्ट एनसीईआरटी में 12th क्लास की एनसीईआरटी पेज नंबर 118 पर जो फिगर नंबर बच्चों, जो फिगर नंबर 6.7 दिया हुआ है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। बच्चों आपको पता होना चाहिए मैं किस फिगर की बात कर रहा हूं। ऐसे जो है एक बॉक्स लाइक बना हुआ बच्चों, एक बॉक्स लाइक बना हुआ है। एक तरफ हेडिंग है प्लेसेंटल मैमल, एक तरफ लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, और बच्चों आमने सामने जो है इस तरह से बहुत सारे फिगर नोमेनक्लेचर के साथ दिए हुए हैं। बच्चों इस टेबल से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। मैंने यहां पर 2-3 क्वेश्चन वहां से रखे भी हैं, इंपॉर्टेंट है। बच्चों आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। बच्चों मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। इधर जो बच्चों प्लेसेंटल मैमल्स बने हुए हैं वो आपस में जो है बच्चों एडप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल होंगे। इधर जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स बने हुए बच्चों वो आपस में जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एडप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल होंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों जो आमने सामने वाले हैं, मैंने क्या कहा बच्चों, सिर्फ आमने सामने वाले, जो आमने सामने वाले होंगे वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के जो है एग्जांपल हैं। अब बच्चों अगर आपको वो टेबल याद होगी तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों यहां पर अगर हम मैच करने की कोशिश करें, बच्चों एंट ईटर जो है, एंट ईटर के सामने बच्चों एनसीईआरटी में जो है नंबेट जो है वो बना हुआ है। लीमर के सामने जो है बच्चों स्पॉटेड कस्कस बना हुआ है। फ्लाइंग स्क्विरल के सामने फ्लाइंग फेलेंजर है। और बॉब कैट के सामने बच्चों तस्मानियन टाइगर कैट है। तो यहां पर बच्चों एज पर ऑप्शन अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों ये टेबल आपको पढ़कर ही जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन को बच्चों स्टार रेटिंग क्वेश्चन आपके लिए मार्क कर रहा हूं, तो एक एक बच्चा उस टेबल को अच्छे से मेमोराइज करके एग्जाम में अपियर होगा। चलिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से देखिए बच्चों मैंने उसी टेबल से क्वेश्चन बनाया है। अगर आपको याद है तो आप कर लेंगे बच्चों। मैंने यहां पर क्या पूछा है, पहली बात तो बच्चों आपको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का जो है सेट देखना है। बच्चों अगर हम पिछले क्वेश्चन को फिर से देखें, यहां बच्चों ये प्लेसेंटल मैमल हैं। यहां पर मैंने इस बार सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल यानी बच्चों आपको सिर्फ इधर वाले जो हैं फिगर्स को आपको देखना है। मैंने आपसे पूछा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो कि एडप्टिव रेडिएशन, तो अगर आपको एग्जांपल्स याद है बच्चों तो नंबेट है, फ्लाइंग फेलेंजर और स्पॉटेड कस्कस, ये सारे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं और ये एडप्टिव रेडिएशन का जो है क्लासिकल एग्जाम्पल माना जाएगा। बच्चों एक चीज ध्यान से देखिए, मैंने ऑप्शन में क्या बनाया है, पहला ऑप्शन बच्चों मैंने ऐसा बनाया है माउस लीमर बॉबकैट। बेटा ये भी एडप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल हैं, पर ध्यान रखिएगा बच्चों ये तो प्लेसेंटल मैमल है बच्चों, ये तो प्लेसेंटल हैं। क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या पूछा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है, तो बेस्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज थर्ड ऑप्शन। बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछता है इस क्वेश्चन में कि कौन एडप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल हैं, तो बेटा फर्स्ट वाला भी हो जाएगा, थर्ड वाला भी हो जाएगा, पर यहां पर मैंने ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल पूछा है, तो करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों सेशन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम कंसेप्ट को भी जो है साथ में रिवाइज कर रहे हैं। चलिए बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों ये क्वेश्चन तो पूरा फैक्चुअल है, तो आपको अगर चीजें याद हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। जैसे बच्चों 200 मिलियन ईयर्स अगो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सम लैंड रेप्टाइल्स रिटर्न टू वाटर एंड इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स, और याद कीजिए उन्हें कहा जाता है इक्थियोसॉरस। बच्चों 500 के लिए लिखा हुआ है इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड और एक्टिव हो गए थे। 350 मिलियन ईयर्स अगो बच्चों फर्स्ट जॉलेस फिश जो है उनका इवोल्यूशन प्रोबेबली हुआ, और 320 मिलियन ईयर्स अगो सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड। तो बच्चों मैच आप कर लेंगे, तो एस पर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन।
बच्चों कोई इधर उधर की बात नहीं चल रही है, मुझे अपनी शक्ल तक आपको नहीं दिखानी है, बस हम क्वेश्चन को यहां पर जो है प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, चैप्टर का रिवीजन करना चाह रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फिर से बच्चों ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर है। मैं फिर कह रहा हूं एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, ढंग से पढ़ना बच्चों। जैसे कि एग्रीकल्चर की शुरुआत बच्चों जो है 10,000 साल पहले हुई थी, ना कि 18,000 साल पहले, इसलिए बच्चों ये वाला गलत हो गया। बेटा याद कीजिए, ड्यूरिंग आइस एज 75,000 टू 10,000 ईयर्स अगो मॉडर्न होमो सेपियंस इवॉल्व हुए थे, ना कि होमो इरेक्टस, तो ये भी गलत हो गया। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो है बच्चों वो 18,000 साल पहले डिस्कवर की गई थी, डेवलप हुई थी, तो ये भी गलत हो गया बच्चों। बाकी डी वाला बिल्कुल सही है। हमें पता है ड्रायोपिथेकस जो है ये ज्यादा एप जैसा था, जबकि रामापिथेकस जो ये ज्यादा मैन जैसा था। यानी बच्चों यहां पर ए फॉल्स है, बी फॉल्स है, सी फॉल्स है, लेकिन डी वाला ट्रू है। तो एस पर ऑप्शन करेक्ट आंसर दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि मैं बच्चों को क्लास में याद भी करवाता हूं कि पैलियोजोइक एरा के जो पीरियड्स हैं, मैं बच्चों को याद करवाता हूं, चांद और सूरज दोनों चमकते पर, बस इतना सा बच्चों, चांद और सूरज दोनों चमकते पर। बच्चों उसके बाद आता है टमाटर जैसा चेहरा, पर ध्यान रखिएगा ये तो बच्चों मीजोजोइक एरा आ गया, तो ये जो है बस ये पैलियोजोइक एरा है। तो बेटा पैलियोजोइक एरा में अगर हम पीरियड की करेक्ट सीक्वेंस देखें तो करेक्ट सीक्वेंस क्या निकल कर आती है बच्चों? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। बच्चों यहां पर हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, यानी बच्चों ए वाला तो सही है। ध्यान से देखिए बच्चों, सेकंड वाले में सीक्वेंस तो सही है कि सिलूरियन के बाद डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, पर ध्यान कि मैंने यहां पर ऑप्शन में ट्राइएसिक लिख दिया बच्चों, और ट्राइएसिक जो है वो पैलियोजोइक एरा को बिलोंग नहीं करता है बच्चों, वो तो जो है मीजोजोइक एरा का पीरियड है। तो बच्चों इसकी वजह से जो है ये वाला गलत हो गया। और बेटा थर्ड वाले में सीक्वेंस तो बिल्कुल सही है, पर ये सीक्वेंस जो बच्चों ये मीजोजोइक एरा की है, ना कि पैलियोजोइक एरा की। तो एस पर ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल कर आता है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहां पर मैंने आपके लिए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं, आइए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। यहां पर देखिए ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, बिल्कुल सही है बच्चों। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बच्चों 3 बिलियन ईयर्स अगो नहीं, वो होती है बच्चों 4 बिलियन ईयर्स अगो, तो ये बी वाला गलत हो गया। स्टेनले मिलर का एक्सपेरिमेंट जो है बच्चों वो 1953 में हुआ था, 1853 में नहीं बच्चों, शब्दों का खेल है, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है बच्चों, यानी हम बैक्टीरिया की बात करें तो 2 बिलियन ईयर्स अगो, या फिर कह सकते हैं 2000 मिलियन ईयर्स अगो, तो ये वाला बिल्कुल सही है। इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड, अभी हमने डिस्कस किया बच्चों 500 मिलियन ईयर्स अगो, ये भी सही है। जॉलेस फिशेज याद कीजिए बच्चों 350 मिलियन ईयर्स अगो, तो ये वाला गलत हो गया। इक्थियोसॉरस याद कीजिए 200 मिलियन ईयर्स अगो, तो ये गलत हो गया। अर्थ का ओरिजिन जो है बच्चों वो तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है, तो बेटा ये भी गलत हो गया। और प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो है वो 18,000 साल पहले, बेटा 10,000 साल पहले तो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, तो ये वाला भी जो है गलत हो गया। अब मैंने आपसे क्या पूछा है, इनमें से कितने फैक्ट जो है वो करेक्ट हैं बच्चों? तो करेक्ट कितने निकल कर आ रहे हैं? दैट इज 3 फैक्ट्स जो है वो करेक्ट हैं, तो एस पर ऑप्शन करेक्ट आंसर दैट इज सेकंड ऑप्शन। चलिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये क्वेश्चन मैं फिर से जो है इसको स्टार रेटिंग दे रहा हूं, बेहद इंपॉर्टेंट। बच्चों आपको पता है डार्विन ने जो वेरिएशंस एक्सप्लेन किए थे, एक्सप्लेन तो नहीं किए थे, ऑब्जर्व किए थे बच्चों, वो जो है स्मॉल और डायरेक्शनल थे, तो आंसर तो बच्चों फोर्थ है। पर साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है बच्चों, म्यूटेशन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशंस आते हैं बच्चों, यानी अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज जो आते हैं बच्चों वो रैंडम होते हैं और नॉन डायरेक्शनल होते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा ये वाले जो वेरिएशन है बच्चों, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है बच्चों ये तो म्यूटेशन वाला हो गया बच्चों, ये म्यूटेशन या फिर मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज है। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार रेटिंग क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन निकल कर आ रहा है। चलिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए बच्चों एक बार स्टेटमेंट्स को वन बाय वन पढ़ लेते हैं। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू एडप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बेटा जो एडप्टिव एबिलिटी है वो इनहेरिटेड होती है, याद कीजिए बच्चों, वेरिएशंस जो हैं वो इनबिल्ट होते हैं, यानी कि वो इनहेरिटेड होते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज डार्विन की थ्योरी की जो जान बसती है वो है बेचा नेचुरल सिलेक्शन, ना कि लामार की थ्योरी।
मैंने यहाँ पर बेटा डार्विनियन की जगह लामार्किन लिख दिया है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और आपको पता है बच्चों, नई लाइफ फॉर्म के अपियर होने की जो रेट है वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ स्पेन पर भी डिपेंड करती है। अगर मैं आपको रिलेशन बताऊं तो बच्चों यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। जिस ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन जितनी ज्यादा होगी ना बच्चों, उस स्पीशीज के अंदर नई स्पीशीज के इवॉल्व होने की रेट उतनी ही कम हो जाएगी। बाकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बच्चों। मैंने आपसे क्या पूछा है, कितने स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, तो बच्चों 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर जो है वो 4th ऑप्शन है। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद समय निकालकर खुद से अटेम्प्ट कर रहे होंगे, फिर आप सॉल्यूशन को देख रहे होंगे। बाकी 100% एनसीईआरटी बेस्ड हम चल रहे हैं बच्चों। अब ये 2 क्वेश्चन मैंने हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को लेकर लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो बच्चों आपको कंसेप्ट पता है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन किसी पर्टिकुलर एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है। और बच्चों आपको पता है अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है इसका मतलब वेरिएशन नहीं आ रहे हैं, और वेरिएशन नहीं आ रहे हैं इसका मतलब इवोल्यूशन नहीं होता है। यानी कि बच्चों हार्डी विनबर्ग लॉ जो है वो एक नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन पर अप्लाई होगा, ना कि इवॉल्विंग पॉपुलेशन पर। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, इट एक्सप्लेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। ये गलत हो गया बच्चों। हार्डी विनबर्ग लॉ क्या कहता है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट रहेंगी, यानी वेरिएशन नहीं आएंगे, और वेरिएशन नहीं आएंगे यानी इवोल्यूशन नहीं होगा। आपको एक और चीज पता है बच्चों कि जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है उसमें तो बच्चों जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाता है इजीली, वेरिएशन आ जाएगा तो इवोल्यूशन हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं हार्डी विनबर्ग लॉ स्मॉल पॉपुलेशन पर तो अप्लाई नहीं होगा, वो अप्लाई होगा बच्चों लार्ज पॉपुलेशन पर। और आपको पता है बच्चों अगर रैंडम मैटिंग नहीं होती है, मैंने लिखा है बच्चों लैक्स रैंडम मैटिंग, अगर रैंडम मैटिंग नहीं होती है इसका मतलब सेलेक्टिव मैटिंग होती है, और सेलेक्टिव मैटिंग से बच्चों पॉपुलेशन में वेरिएशन जो है वो एक्युमुलेट हो जाते हैं यानी इवोल्यूशन होगा। तो मैं कह सकता हूं हार्डी विनबर्ग लॉ जो है बच्चों, मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है, इट अप्लाइज ऑन ए पॉपुलेशन विच लैक्स रैंडम मैटिंग। बेटा अगर रैंडम मैटिंग नहीं है इसका मतलब सेलेक्टिव मैटिंग है, सेलेक्टिव मैटिंग है यानी वेरिएशन है, वेरिएशन है यानी इवोल्यूशन हो रहा है, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होंगी तो हार्डी विनबर्ग लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये भी गलत है बच्चों। तो एज पर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल कर आता है, दैट इज 3rd ऑप्शन। चलिए बच्चों हमारे इस चैप्टर वाइज रिवीजन, इवोल्यूशन चैप्टर के रिवीजन के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बहुत आसान है पर इंपॉर्टेंट है बच्चों को एनसीईआरटी रटी होती है कि सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दीज 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो बच्चों 5 को मैंने 6 में तोड़ दिया है, तो गलती ना हो जाए बच्चों, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वेरिएशन आएगा, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो हार्डी विनबर्ग लॉ जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों एज पर ऑप्शन जो है यहां पर हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, दैट इज 2nd ऑप्शन। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज लेकर जो मैं आपके साथ जुड़ा हूं ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आप मेरी हिम्मत है बच्चों, आप मेरा हौसला है, आप हौसला बनाकर रखेंगे तो बाकी चैप्टर्स लेकर भी मैं आपके साथ जरूर जुड़ूंगा। पर आपकी तरफ से प्रॉमिस होना चाहिए आप पूरी जी जान के साथ जो है मेहनत कर रहे होंगे बच्चों। 3 मई 2026 जब नीट का एग्जाम होगा, हम दिल से दुआ करते हैं वो आपके लिए सुनहरा साल जो है साबित होने वाला है। तो बच्चों फिर से आपको जो है नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आज का ये चैप्टर वाइज रिवीजन सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा। आप मुझे बताइए बच्चों क्या आप चाहते हैं कि सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज रिवीजन लेकर मैं आपके साथ जुड़ूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए बच्चों कि ये सेशन आपको कैसा लगा। क्या आप आगे भी चाहेंगे कि एमजे सर सभी चैप्टर्स के रिवीजन को लेकर आपके साथ जुड़ें। बच्चों खूब मेहनत कीजिए, बाकी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, पूरा CW परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है, सिलेक्शन पर काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं, मुस्कुराते रहेंगे बच्चों, और उम्मीद करते हैं मुलाकात होगी अगले एपिसोड के अंदर, एपिसोड नंबर 2। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।